हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। जैसा कि हम आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही धाकड़ तरीके से सारे ग्रामर की क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे हमारी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, वो सारा आपको समझ में आ रहा होगा आसान तरीके से। और मेरी ग्रामर की क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप इससे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन वीडियोस को आप स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनको जरूरत है ग्रामर पढ़ने की, जो बेसिक ग्रामर को भी मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, चाहे वो 6th क्लास का हो या 7th क्लास का या 8th क्लास या 9th या 10th या कोई भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपको हिंदी ग्रामर में दिक्कत होती है, अगर हिंदी ग्रामर को आप समझना चाहते हैं बेसिक से लेकर, तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में आप लोग देख रहे होंगे कि देखे होंगे कि मैंने संधि स्टार्ट किया था और संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया, सारे नियमों को अच्छे तरीके से समझा और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और किस तरह से विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि और स्वर संधि में, उस चीज को जानने की कोशिश की। अब संधि के अपने हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि की बात करने जा रहे हैं। तो विसर्ग संधि के बारे में ज्यादा हमें परिचय देने की जरूरत नहीं है। विसर्ग के बारे में, विसर्ग जो शब्द है उसके बारे में ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। जो दो बिंदी आपको दिखता है, सब लोग परिचित है अनुस्वार और विसर्ग से, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। आप अनुस्वार का मतलब एक सिर्फ बिंदु होता है और विसर्ग का मतलब होता है ये चिन्ह। ठीक है। तो विसर्ग संधि को पहचानना और जानना बहुत ही सरल सरल मतलब कि सबसे आसान जो संधि है मुझे लगता है विसर्ग संधि ही है, क्योंकि हर एक वर्ड में, हर एक संधि में आपको क्या दिखने वाला है, यहाँ पे विसर्ग दिखने वाला है। और विसर्ग किस तरह से किन किन चीजों में परिवर्तन होकर और विसर्ग में किस तरह का विकार उत्पन्न हो रहा है, इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो चलिए बिना लेट किए हुए विसर्ग संधि को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मैं विसर्ग संधि का डेफिनेशन से आपकी शुरुआत करना चाहता हूं कि विसर्ग संधि जो होता है, विसर्ग के बाद हमेशा क्या होगा, विसर्ग होगा शुरू में और उसके बाद स्वर और व्यंजन आने वाला है। उसके बाद स्वर और व्यंजन वर्ण, कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है, जो कि 52 होता है, हम लोग को मालूम है। तो इन चीजों के साथ जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब कि विसर्ग और स्वर और व्यंजन संधि, व्यंजन वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने दिया है कि निह प्लस आहार, ठीक है, ये विसर्ग हुआ, ये विसर्ग रहा आपका, और ये क्या हुआ, ये आपका स्वर रहा। ठीक है, स्वर वर्ण रहा आ, और उन दोनों के मेल से जो ये हुआ है, विसर्ग का लोप होता है और निराहार मतलब कि र यहाँ पे आके जुड़ा है, वो तो मैं अभी नियम में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से विकार उत्पन्न हो रहा है विसर्ग और एक स्वर के मिलने से। उसके अलावा हमने एक और एग्जाम्पल लिया है तपह। ये तपह होना चाहिए क्योंकि विसर्ग हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। विसर्ग संधि में जैसे ही विसर्ग आया वैसे ही आप समझिए विसर्ग संधि है वो। और तपह प्लस भूमि तो क्या हो जाएगा, तपो भूमि। तो इस प्रकार हमने देखा कि विसर्ग के साथ क्या जुड़ रहा है, स्वर या व्यंजन वर्ण जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, विकार उत्पन्न हो रहा है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम लोग नियमों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे किसको, विसर्ग संधि को। आइए अब बात करते हैं अपने प्रथम प्रमुख नियमों में पहले नियम की बात करेंगे हम लोग कि विसर्ग का ओ हो जाता है। जब विसर्ग के साथ किस चीज का, मैंने बताया कि स्वर या व्यंजन वर्ण, अभी पता चलेगा किसके साथ अगर मेल हो रहा है, ठीक है, विसर्ग का, तो क्या हो जा रहा है, विसर्ग का लोप होकर क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है। ये किस प्रकार मुमकिन है, ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ, बाद में भी क्या होना चाहिए, अ हो सकता है, या क्या हो सकता है भाई कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके अलावा जो हम लोग अंतस्थ व्यंजन वर्ण की बात करते हैं, य, र, ल, व, ठीक है, और ह भी है, उसके साथ अगर ये मेल होता है किसका, विसर्ग का, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। विसर्ग चेंज होके या परिवर्तित होके जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। किसके साथ मेल हो रहा है, अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। देखिए भाई, ये मनः है, मनः के पहले क्या है, न है, लेकिन न में क्या छुपा हुआ है, अहलंत, न हलंत प्लस अ होगा, न होगा, तो अ छुपा हुआ है इस विसर्ग के पहले। ठीक है, और उसके बाद किस चीज का मेल हो रहा है, अ का मेल हो रहा है,
तो क्या बना, ओ में हमने बोला कि ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ओ में परिवर्तित हुआ। ये देखिए आप, एकदम मैं घेर देता हूं, ओ मनो, ओ आया, मनो अनुकूल हो गया, विसर्ग गायब और क्या हो गया, ओ हो गया। इसी प्रकार हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि तपह, प के पहले क्या है, अ है, मतलब विसर्ग के पहले क्या है, अ है, और उसके बाद क्या आ रहा है, ब आ रहा है। कौन सा, प का कौन सा वर्ण हुआ, ये तीसरा वर्ण हुआ, मतलब प वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ, और उसके साथ मेल जब हुआ तो विसर्ग विलुप्त हो गया, और कौन सी चीज आ गई विसर्ग के जगह पे, ओ आ गई। क्या आया, ओ आया। देखिए तपो, ओ आया तो तपोबल आया, ओ आ गया तो समझिए कि क्या है, तपोबल। अगर पूछता है कि तपोबल क्या है, कौन सी संधि है, तो आपके सामने याद होना चाहिए, अगर आपको नियम याद है कि विसर्ग का ओ हो जाता है, तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। उसके अलावा अगर संधि विच्छेद भी आता है कि तपोबल का संधि विच्छेद कीजिए, तो तपह प्लस बल, ये आपको आसान होगा अब करना। अब देखते हैं आगे, इसी में दिया है अपना कि अपवाद भी होता है इसी चीज में, इसी नियम में, पहले ही नियम में अपवाद है एक छोटा सा, कि पुनः, देखिए पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। याद रखिएगा, दो शब्द आपको याद रखना है, कौन कौन सा, पुनः और अंतः। ठीक है, पुनः और अंतः याद रखना है, क्योंकि पुनः में भी क्या है, विसर्ग के पहले अ आ रहा है, और अंतः में भी विसर्ग के पहले अ आ रहा है। बट क्या है कि विसर्ग का जहां पे वहां पे ओ हो रहा था, ये अपवाद है कि इसका क्या हो जाता है, र हो जाता है। देखते हैं करके एग्जाम्पल में, पुनः, पुनः हुआ और प्लस मुद्रण हुआ। ठीक है, पुनः हुआ फिर मुद्रण हुआ, तो क्या बना भाई, यहाँ पे बनना चाहिए था, ओ आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, र आया, पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण। अंतः प्लस धन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद ध है। ठीक है, ध का मेल हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं किसका, त वर्ग का चौथा वर्ण है ये ध, तो उसका वर्ण अगर मेल होना चाहिए था तो ओ होना चाहिए था, लेकिन ओ हुआ नहीं है। क्या हुआ भाई, अंतर ध्यान हो गया, मतलब कि र आ गया। तो ये एक्सेप्शन है, कौन कौन सा याद रखेंगे आप लोग, कौन कौन सा, एक पुनः बोला और एक अंतः बोला मैंने। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगले नियम पर अपने चलते हैं। दूसरा नियम जो है, विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है, अभी विसर्ग का ओ हुआ था, अब विसर्ग का र किस प्रकार होगा, इस नियम को हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, यदि विसर्ग के पहले अ आ, ठीक है, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, क्या है भाई, विसर्ग के पहले अ और आ छोड़कर क्या होना चाहिए, कोई दूसरा स्वर हो। कितना स्वर होता है भाई, 13 स्वर होता है, उसमें से अ और आ बोल रहा है कि छोड़ दीजिए, और उसके बाद कोई भी, उसके बाद मतलब कि उसके जगह पे कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में क्या होना चाहिए उस विसर्ग के बाद, कि भाई आ उ दीर्घ, मतलब आ हर्षौ दीर्घ, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और उसके अलावा वही हाल हो गया कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण य र ल व में से कोई भी हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हलंत, मतलब उसमें परिवर्तन हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी चीजों पे फोकस कीजिए और मेरे साथ बोलिए कि विसर्ग के पहले क्या नहीं होना चाहिए, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है। अ और आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर है, और उसके बाद मतलब कि विसर्ग के बाद अ आ को छोड़कर कोई स्वर के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, हर्षऊ आ रहा है, दीर्घऊ आ रहा है, मतलब कि छोटी ऊ बड़ी ऊ आ रहा है, या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, पांचवा, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आ रहा है, उसके साथ या उसके जगह पे अंतस्थ व्यंजन वर्ण आ रहा है, य र ल व आ रहा है, तो किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, वो र में परिवर्तित। देखते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। निह, ठीक है, निह, निह में क्या, विसर्ग के पहले हर्षई आया, क्या आया भाई, हर्ष ई आया, मतलब कि छोटी ई आया, और उसके बाद जब प्लस किए तो उसमें क्या मेल हो रहा है, आ का मेल हो रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, निराशा हो गया। ठीक है, र आया, निराशा हो गया, विसर्ग का लोप हो गया और र हो गया। नी प्लस धन, अब क्या हुआ भाई, निर्धन, र आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा दूसरे मेल में, दूसरे नियम में, कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है भाई, जो भी चीजें जो नियम बताया उसके बाद क्या हो जा रहा है, उसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन र में हो जा रहा है। अब ओ और र का परिवर्तन के बाद अब हम लोग बात करते हैं विसर्ग का तलाब विषय हो जाना। ठीक है, विसर्ग का तलाब विसर्ग कैसे हो जाएगा, इस चीज को नियम को समझते हैं। आइए मेरे साथ, आइए बोलिए, यदि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, कोई स्वर, 13 स्वर में से क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर हो, तो क्या होगा, और बाद में क्या होगा, उसके बाद में च छ या तलाब विषय हो, क्या हो भाई, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद लेकिन ध्यान देना है इस नियम में कि च होना चाहिए, छ होना चाहिए,
और तलाब्य श होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो विसर्ग का तलाब्य श में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब इस चीज को नियम से देख लेते हैं। जैसे नि आ गया, कोई भी स्वर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद का चीज देखना है। च आया है भाई, नी के प्लस नी प्लस क्या आया है, चिंत आया है, च आया है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, निश्चिंत हो जाएगा। ठीक है, तलाब्य श हो गया, निश्चिंत हो गया। उसके बाद देखिए दुह प्लस शासन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर होना चाहिए। उसके बाद क्या आया, तलाब्य श आया, दुशासन, ठीक है, दु प्लस शासन दुशासन आ गया ना, आधा सा जुड़ा ना। तो यही चीज की बात हो रही है कि भाई साहब कोई भी स्वर हो, उसके बाद जो देखिए कि च है, छ है या तलाब्य श है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से परिवर्तित होगा। और जो विसर्ग है किस चीज में परिवर्तन हो जाएगा, किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, तलाब्य श में। ठीक है, भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज बहुत ही आसान आसान नियम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस इसको क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है, एक तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसको क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चौथा नियम देखते हैं अपना विसर्ग का। विसर्ग का क्या हो जाना भाई, मूर्धन्य श हो जाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य श। मूर्धन्य श हो जाना, तो ये कैसे हो सकता है, तो विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, हर्षवी होना चाहिए, हर्षऊ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, छोटी ई और छोटा ऊ होना चाहिए। और बाद में क्या होना चाहिए, क हो ख हो। ठीक है, याद रखिएगा, क हो ख हो, फिर क्या हो, ट हो ठ हो या प हो फ हो। इन सब में से, इन 6 शब्दों में से विसर्ग के बाद हर्षई और मतलब कि ह्रस्व के बाद में छोटी ई और छोटी ऊ के बाद अगर ये सब चीज, कोई भी चीज क दिख जाए, ख दिख जाए, ट दिख जाए, ठ दिख जाए, प दिख जाए, फ दिख जाए, तो इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज कोड कीजिएगा, मैंने कोड किया कि भाई क्या हो रहा है, ये देखिएगा ध्यान से, क्या हो रहा है। ये तो चलिए ह्रस्वी और ह्रस्व हो गया, ये तो कॉमन चीज है। बाकी क ख ले लिए, उसके बाद उसने एक गैप कर दिया। उस वर्ग में क के बाद च आना चाहिए था, लेकिन च नहीं आया है, क ख आया, फिर च छ उसने छोड़ दिया, ट ठ आया। ठीक है, और उसके बाद उसने फिर एक क्या कर दिया, वर्ग छोड़ दिया है, मतलब त थ वाला छोड़ दिया, और फिर क्या आ गया, प और फ पे। अब इनके साथ जब मेल हो रहा है किसका भाई, विसर्ग का, तो विसर्ग का परिवर्तन हो जा रहा है किसमें, मूर्धन्य स में। देखते हैं एग्जाम्पल से, नी प्लस कपट, मैंने बोला कि क्या होना चाहिए, हर्षवी होना चाहिए। हर्षवी है, विसर्ग के पहले हर्षवी है, उसके बाद क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो क्या हुआ, निष्कपट। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या हो गया, ये मूर्धन्य स परिवर्तित हो गया। धनु, हर्षऊ आ गया, धनु आ गया, विसर्ग के पहले हर्षऊ आ गया, छोटी ऊ आ गया, और उसके बाद क्या हो रहा है, ट से मेल हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए फिर से विसर्ग खत्म और मूर्धन्य श आ गया। तो बहुत ही सरल नियम है, आप एकदम आराम से पढ़िए, इसको इत्मीनान से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। अब एक अपवाद है, जैसे वहां पे शुरू में पहले वाले में क्या था, अंतः, और जो वो पुनः वाला था वो वाला था, और यहाँ पे जो एक अपवाद है कि दुह प्लस ख। अब भाई दुह प्लस ख, यहाँ पे भी क्या है, विसर्ग के पहले हर्ष ऊ है, मतलब कि छोटी ऊ है। यहाँ पे भी किससे मेल हो रहा है, ख से मेल हो रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऐसे अगर नियम से चले तो यहाँ पे दुष्क हो जाना चाहिए था, लेकिन जो होता है वो क्या होता है भाई, दुख होता है। ठीक है, दुख का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दु प्लस ख होता है। ठीक है, और दु प्लस ख इक्वल टू दुष्क नहीं होगा, ये क्या होगा, दुख होगा, क्योंकि ये अपवाद है। ग्रामर में कहीं कहीं अपवाद चलता है, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, संस्कृत ग्रामर हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, तो इसी तरह ये चलता रहता है। अब अगले नियम पे आते हैं, अपने 5वें नियम पे। विसर्ग का मूर्धन्य मतलब कि दंत स हो जाता है। ठीक है, मूर्धन्य स हो गया था, तलाब्य स हो गया था, अब क्या है, दंत स हो जाता है। किस प्रकार, क्या नियम है, विसर्ग के बाद यदि त या थ हो, विसर्ग के बाद त या थ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, दंत स हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, क्या हो गया भाई, विसर्ग के पहले क्या आ गया, विसर्ग के, बल्कि बाद बोल रहा है ना, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद देखते हैं, विसर्ग के बाद देखना है यहाँ पे, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, त आ रहा है। अर्थात त जैसे ही आया वैसे ही क्या हो गया है, दंत स हो गया है। नमः प्लस ते, ठीक है, नमः प्लस ते क्या हो गया, विसर्ग के बाद क्या आया, त आया, और जैसे ही त आया वैसे ही ये जो है अपने महाजन जो दंत स है वो ऑलरेडी यहाँ पे विराजमान हो गए। तो इसी चीज को ध्यान देना है। अब भैया अगला नियम है जो बहुत रोचक होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग कहीं क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद छ हो, क्या हो, विसर्ग के बाद छ हो, तो क्या बोलते हैं, विसर्ग का लोप हो जाएगा और च का आगमन हो जाएगा। कैसे भाई,
देखते हैं एग्जाम्पल से। क्या बोलता है कि विसर्ग के बाद क्या हो भाई, छ हो। विसर्ग के बाद छ आया, और जैसे ही ये आया, छ आया, वैसे ही छ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किस चीज का लोप हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। किस चीज का लोप हो जाएगा, छ का तो विसर्ग लुप, छ का विसर्ग लुप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और च का आगम हो जाएगा, मतलब अनु प्लस छेद। ठीक है, अनु प्लस छेद आया, जैसे ही आया वैसे ही देखेंगे आप कि अनु, और यहाँ पे क्या आगमन हो गया, आधा च का आगमन हो गया, अनुच्छेद हो गया। ठीक है, तो अनुच्छेद का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, अनु प्लस छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद हो जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरा नियम अपना। यदि बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद फिर से र हो जाए, वहां पे क्या था, विसर्ग के बाद छ आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद र आ रहा है। विसर्ग के बाद र आ जाए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। उसके पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये अभी हम लोग करके देखेंगे, लेकिन ध्यान देना इस नियम पे, बहुत ही रोचक नियम है कि विसर्ग के बाद पहले तो फोकस करना है कि र है या नहीं। र तो है, अगर र भी है तो क्या करना है, विसर्ग का लुप्त हो जाएगा और उसके पहले का स्वर जो होगा, उस र के पहले का जो विसर्ग के पहले का जो क्या होगा, स्वर होगा, वो दीर्घ हो जाएगा। देखिए कैसे, नी हुआ, इसके पहले का स्वर क्या हुआ, ई आया, छोटी ई आ रहा है, और प्लस क्या हो रहा है, र का मेल हो रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, विसर्ग खत्म, और न क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप में, मतलब कि जो अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे स्वर था, ये क्या हो गया, अब दीर्घ हो गया। ठीक रहा, दिख रहा है, नि प्लस रोग, निरोग। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो भाई, कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग के पहले, ध्यान देना है कि अ या आ हो, तो भैया क्या होगा, और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे, आज देखते हैं। अतः, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या आया, विसर्ग के पहले अ आया, तो में हलंत और अ छुपा हुआ है, और उसके बाद क्या आया, कोई भी स्वर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विसर्ग का लोप कर देना है और अतएव बन जाएगा। अतः प्लस एव, अतएव बन जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला नियम, विसर्ग में परिवर्तन न होना। ठीक है, अब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि वैसे ही के वैसे ही क्या हो जाएगा, वो छपा जाएगा। लिख देना है कैसे भाई, कुछ चीजें होती हैं, कुछ शब्द होते हैं, जैसे विसर्ग के पूर्व अ हो अथा तथा बाद में क्या हो, क ख प फ हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, विसर्ग के पहले अ हो, और बाद में क्या होना चाहिए, क ख, मतलब कि पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और फिर लास्ट वर्ग का, मतलब कि प फ का, मतलब प वर्ग का प और फ हो, तो फिर क्या होगा भाई, नहीं होगा परिवर्तन। अगर नहीं होगा तो फिर इसमें परिवर्तन नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो। जैसे कि प्रातः अ आया, और फिर क्या मैंने बोला कि क ख प फ, चार गो शब्द याद रखना है। प्रातः प्लस काल क्या हो गया भाई, पूरा वैसे उतर गया, प्रातः काल, कोई इसमें नहीं। अंतः प्लस करण वैसे उतर जाएगा, अंतःकरण। ठीक है, अब अपवाद देखते हैं। अपवाद इसी में है कि नमः एवं पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है, दंत स हो जाता है। अब वैसा ही है ना ये भी, कि भाई नमः हो रहा है और उसके बाद नमः एवं पुरः आ रहा है, जैसे कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया ना अभी अभी कि प्रातः में, ठीक है, प्रातः में अ आ रहा है, और यहाँ पे नियम क्या है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क ख प फ हो, तो क्या हो जाएगा, वैसे वैसे उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन में, कि यहाँ पे तो वही चीज आ रहा है ना, कि नमः, अ आ गया है और उसके बाद क भी आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये दंत समय परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे कि नमः प्लस कार क्या हो गया, नमस्कार। पुरः प्लस कार, पुरस्कार। दो शब्द याद रखना है, नमः और पुरः। तीन एक्सेप्शन याद रखना है। पहला नियम में जो ओ वाला था उसमें मैंने बताया था कौन सा भाई, कि पुनः और अंतः। देखेंगे आप, दिखा देता हूं एक बार फिर से, एक्सेप्शन को याद रखिए, एक्सेप्शन को याद रखना जरूरी है। पुनः और अंतः, देखिए पुनः और अंतः आएगा तो विसर्ग का र हो जाता है, जहां पे ओ होना चाहिए था। उसके बाद देखिए दूसरा जो ये था, दु प्लस ख, यहाँ पे भी था ऐसा ही कुछ। ठीक है, मूर्धन्य स होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, दुख हो गया। और यहाँ पे लास्ट में आपको दो और मिलेंगे आपको एक्सेप्शन, नमः और पुरः। इसके साथ अगर क ख प फ अगर आता भी है तो भी क्या नहीं होगा, वो सेम एज नहीं लिखाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, दंत स का यूज होगा।
ठीक है, तो इस तरह से जो है अपना विसर्ग संधि भी खत्म होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए संधि में आदमी कुछ नहीं कर सकता है, जो नियम है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और मैंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रख दिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ नोट्स बनाइए और इसको क्या कर लीजिए, अच्छे से 2-4 बार वीडियो देख लीजिए और रिविजन कीजिए और आपका रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, वैसे सेट भी लेकर आऊंगा संधि विच्छेद का 20-20, 25-25 क्वेश्चन का। तो भाई उस समय प्रैक्टिस होगा, लेकिन अपने से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो का खूब आप लाभ उठाइए और खूब स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।